आज के मुद्दा का आगाज कर रहे हैं मिशन कश्मीर के साथ, और मिशन कश्मीर में बात होगी उस बात पर कि क्या बात बन पाएगी या नहीं। जी हां, जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने गुपकार इत्तेहाद ने यह फैसला किया है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शामिल होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर मीटिंग होनी है, और जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियां लीडरान को भी बुलाया गया है। अब इस मीटिंग से पहले आज श्रीनगर में गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई है। उधर बीजेपी और कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर लेकर मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलाप दिया है। हालांकि मरकजी सरकार पहले ही यह वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके पर बात होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि 24 तारीख को यानी कि 24 जून के बाद क्या नया होगा और कश्मीर में पाकिस्तान का क्या काम है। क्या गुपकार अलायंस 24 तारीख के फैसले से मुत्तफिक होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने मेहमानों से जो हम करेंगे कि क्या होगा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। जो हमसे छीना गया है हम उस पर बात करेंगे कि आपने गलती की है। उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। 24 जून की तारीख जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए खास साबित हो सकती है। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर पर चर्चा के लिए रियासत के लीडरान की बैठक बुलाई, और इस बैठक को लेकर तैयारियों के लिए अलग अलग बैठकों का दौर चला। कांग्रेस, गुपकार ग्रुप और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अलग अलग बैठकें की, लेकिन जिस बैठक पर सबकी नजरें टिकी थी वो थी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक। इस बैठक में तय होना था कि क्या गुपकार ग्रुप के सभी लीडर बैठक में हिस्सा लेंगे। क्या पीएम के साथ बैठक में फारूक अब्दुल्ला को मुज़ाकरातकार बनाकर भेजा जाएगा। फिलहाल बैठक में तय हुआ कि जिन जिन लीडरान को वजीर आजम से मुलाकात के लिए बुलाया गया है वो सभी बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। जिनको भी हम में से बुलाया है हम लोग जा रहे हैं। ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूँगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तिरंगे के साए में अमन और तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़े, लेकिन गुपकार ग्रुप के साथ एक बड़ी परेशानी है कि कश्मीर के मफादात की जब भी कोई बात शुरू होती है तो उसे पाकिस्तान की याद आ जाती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम के साथ बैठक के पहले एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत का राग छेड़ दिया, जिसकी बीजेपी लीडरान ने मुखालिफत की। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें रेजोल्यूशन के लिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर जिस प्रकार का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। बातचीत के लिए पहले पाकिस्तान को आतंकी शिविरों को बंद करना पड़ेगा, आतंकवादियों की घुसपैठ बंद करनी पड़ेगी, तभी जाकर पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वजीर आजम से बातचीत करने आ रहे गुपकार ग्रुप के लीडरान का एजेंडा क्या रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए कश्मीर की सियासी पार्टियों ने मिलकर गुपकार ग्रुप बनाया है।
ऐसे में ये एजेंडा बातचीत के दौरान पीएम के सामने भी रखा जा सकता है। गुपकार ग्रुप के लीडरान के मुताबिक वजीर आजम के सामने आर्टिकल 370 और 35A पर नजरसानी, मुल्क के जेलों में बंद अलगाववादियों की रिहाई न हो तो कश्मीर के जेलों में ट्रांसफर, कश्मीर में इकोनॉमिक क्राइसिस का मुद्दा। 370 और 35A के पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता सर। ये हमारा बेसिक मुद्दा है गुपकार डिक्लेरेशन का, उस पर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, आयरन क्लैड गारंटी गिवन बाय द फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हालांकि इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे जम्मू के बीजेपी लीडरान ने साफ किया है कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, जो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने खुले मन से और बड़े मन से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है, जो लौट के कभी वापस नहीं आ सकती। गुपकार ग्रुप की तरफ से मुल्क भर की जेलों में बंद अलगाववादियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाने की तैयारी की गई है। महबूबा मुफ्ती ने एतमाद बहाली के लिए मरकज से ऐसा करने की पेशकश की है। मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में। वहीं 24 जून को वजीर आजम के साथ होने वाली मीटिंग की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडरान ने भी बैठक की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी इस मीटिंग में रियासत की तरक्की के मुद्दे को उठाएगी। जिस चीज को केंद्र सरकार ने खत्म किया है, इस प्रकार से चर्चा करना निरर्थक होगा। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि महबूबा मुफ्ती का। इधर कांग्रेस ने भी 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले साबिक पीएम मनमोहन सिंह की सदारत में कश्मीर पॉलिसी ग्रुप के लीडरान के साथ बैठक करके मीटिंग का एजेंडा तैयार किया है। कांग्रेस और गुपकार ग्रुप की तरफ से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की फिर से बहाली की मांग की जाती रही है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई गौर करेगी, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन पीएम के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे और इंतखाबात पर सभी सियासी पार्टियों के साथ गौर किया जा सकता है। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से खालिद हुसैन और फारूक वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मिशन कश्मीर पर क्या बन पाएगी बात, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम की बुलाई गई मीटिंग में कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल होंगी, ये बड़ी खबर मिल रही है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और डॉक्टर कर्ण सिंह की मौजूदगी में जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला लिया गया है। गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। यानी कि अब ये बाज़ाब्ता तौर पर एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम की जो मीटिंग बुलाई गई है पीएम की जानिब से 24 जून को, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होगी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और डॉक्टर कर्ण सिंह की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यह फैसला लिया है कि गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। 24 जून को जो एक मीटिंग होने जा रही है, वज़ीर आज़म मोदी उसमें मौजूद रहेंगे और जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं उनसे बातचीत की जाएगी। तो मिशन कश्मीर पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेख इरफान साहब हैं, हमारे एडिटर हैं जी सलाम के। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर, और इस डिबेट में भी हम आपसे तमाम चीज़ों को समझेंगे। हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ है, इस वक्त रुकने पार्लियामान है लोकसभा के और सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। इसके अलावा हमारे साथ याना मीर जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं,
मैडम आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। और साथ ही हमारे साथ इफराज जान हैं जो कि कश्मीरी एक्सपर्ट हैं और राइटर भी है। मैडम आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो इन तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहला मेरा सीधा सवाल हसनैन मसूदी साहब आपसे है कि 24 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो एक मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में आपका क्या क्या मुतालबा रहेगा, क्या क्या मौक़िफ़ आप रहेंगे, क्या मुतालबात लेकर आप वज़ीर आज़म के पास जाएंगे? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि 4 अगस्त 2019 को से पहले फौरन कबल हम मिले थे प्रधानमंत्री से और उनसे रिक्वेस्ट की थी और इंतबाह भी किया था कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के साथ कोई खिलवाड़ न हो और इसके कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। और 2 साल ने वही जो हमारा अंदेशा था वही सही साबित किया। और 2 साल के बाद फिर प्रधानमंत्री ने हमारा रुख किया और हमारा यही वहाँ मौक़िफ़ होगा कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन आप बहाल कीजिए, 5 अगस्त के फैसले अंडू कीजिए, मनसूख कीजिए, तभी ज़मीनी सतह पर यहाँ पर जो बेयकीनियत है, जहाँ पर जो बदअमनी है और यहाँ पर जो मसाइल हैं, तशद्दुद है, तब ही वो सारा ख़त्म होगा और अमन एक दायमी अमन बहाल होगा। तो हमने पहले ही ये वाज़े कर दिया है, हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो रोज़ अव्वल से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि खुसूसी पोजीशन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो देश के हित में नहीं था, वो रियासत के हित में नहीं था और वाक़ात और हालात ने साबित कर दिया नहीं था। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जब नया ओहदा संभाला 2019 में, उन्होंने एक स्लोगन कॉइन किया। वो स्लोगन कॉइन करने में बड़े माहिर हैं। उन्होंने कहा नारा नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशंस। हम नेशनल एम्बिशन के साथ हैं, आईन के साथ है, मुल्क के साथ है, लेकिन हमारी रीजनल एस्पिरेशंस जो है जिनकी जमानत आईन ने दी हुई थी उनका क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा था विश्वास और विकास के साथ हम हैं, लेकिन विश्वास का क्या हुआ? ठीक है, हमारा यही इरादा होगा कि तब तक दायमी अमन, लास्टिंग पीस नहीं कायम होगा जब तक कि आप जो हमारी खुसूसी पोजीशन थी, ऑटोनॉमी थी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जब तक उसको बहाल न करेंगे। और फिर जो आपके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को उसके बाद हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें जो सेकंड जनरेशन जो बाहर होती है, जो लेडीज़ होती है, उनकी जो हमारी वीमेन होती है, उनकी सेकंड जनरेशन के हुकूक क्या होंगे, हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए उनके हुकूक के बारे में बात होगी। लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए कि अंडू करे उन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसला आपको लगता है कि आर्टिकल 370 का जो हटाया जाना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, आपका ये कहना है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा और इसके ऊपर आगे भी तफसील से चर्चा करेंगे। ठीक है, याना मीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कश्मीरी एक्टिविस्ट है। याना मीर जी, क्या आपको भी लगता है कि आर्टिकल 370 को जब मनसूख किया गया था तो वो आइन के खिलाफ किया गया था, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट से पास कराया गया उसको? तो देखिए, वो मैं बस इतना अपने रिस्पेक्टेबल जो पीएजीडी के जो मेंबर्स हैं उनसे इतना ही पूछना चाहती हूँ, आप आइन के साथ हैं, आप इसके साथ हैं, उसके साथ है, क्या आप कश्मीरियत के साथ हैं? अगर कश्मीरियत के साथ हैं तो इनको पता होना चाहिए कि कश्मीरियत हमारी आइडेंटिटी है, कोई 370 हमारी आइडेंटिटी नहीं है। 370 1954 में बनी है, कश्मीरियत सदियों से चली आ रही है, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो जो ये लोग 370 को रिस्टोर करने की बात कर, पहले ये आवाम को तो, मोदी जी को बाद में बताना, पहले आवाम को तो बताइए कि इसके फायदे क्या है आवाम के लिए, हमें क्या फायदा है 370 से। दूसरी चीज, जो 370 के बाद एज अ सिटीजन विथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूं। मैं ये देखूंगी, कश्मीर में मैं रह रही हूं, मैं ये देखूंगी कि जम्मू कश्मीर में 60% कम हुए हैं टेरर अटैक्स जब से एब्रोगेशन हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये होम मिनिस्ट्री के डेटा से मैं निकाल रही हूं, साल 2018 में 614 टेरर इंसिडेंट्स हुए थे, जबकि साल 2020 में सिर्फ 240, तो 60% ड्रॉप आया है टेरर इंसिडेंट्स में। एज अ सिटीजन मुझे सेफ्टी चाहिए या मुझे 370 चाहिए? पहले तो मुझे ये देखना है। दूसरा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी भी कोई बड़ा काम नहीं कर रही इनको बुला के। जब आप खुद पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाते हैं, 370 के नारे क्यों लगाते हैं, ये क्यों बोलते हैं कि प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए? आखिर प्रिजनर प्रिजन में जो भी जाता है वो क्यों जाता है, जेल में क्यों जाता है? उसने कुछ तो किया होगा ना, उसको रिलीज करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप खुद कह रहे हैं, जब बीजेपी खुद कहती है कि ये लोग एंटी नेशनल है, तो इनको क्यों बुलाया जा रहा है वहां पे मीटिंग के लिए? ठीक है, ये बड़ा सवाल है कि अगर वो एंटी नेशनल उनको कहते हैं तो उनसे बात करने की क्या जरूरत है? मैं आपके पास आऊंगा और इसको समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ इफराज जान भी जुड़ी हुई है, कश्मीरी एक्सपर्ट हैं और राइटर हैं, उनसे कई बार हमने डिबेट में भी बहुत मुद्दों को रखा है। इफराज जान, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं
गुपकार अलायंस की तरफ से वो सही है क्या? इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वज़ीर आज़म मोदी से? बिल्कुल बिल्कुल इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 जो था, बार बार इसको ऐसे बताया जाता है जैसे आर्टिकल 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हो। भाई इट वाज आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो एक सच्चा देशभक्त हमारे देश में होगा वो अपने संविधान की बात करेगा और वो अपने संविधान के सभी आर्टिकल्स की बात करेगा, जिसमें 370 भी एक आर्टिकल था। और 370 के जो आर्किटेक्ट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कभी कभी मुझे खुशी होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी उनके नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांगती और उनसे भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती। वो आर्किटेक्ट थे 370 के। याना जी ने कुछ सवाल खड़े किए। उसने कहा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों बुलाया गया? इन पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए बुलाया गया क्योंकि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो वोटिंग सिटीजन्स डिसाइड करते हैं। यानी जिसको बहुमत से वोट मिलता है वो उस इलाके के स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस होते हैं, ना कि नॉर्थ कोरिया में। अगर आप रीसेंट डीडीसी के इलेक्शंस देखेंगे उसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुमत से पीएजीडी को वोट दिया था। इसीलिए ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। आपको ये अच्छे लगे, आपको ये बुरे लगे, वो दूसरी बात है। ये दूसरा सवाल खड़ा करती है, कहती है कि टेरर जो है उसके इंसिडेंट्स कम हुए हैं। बिल्कुल सही कहती हैं, टेरर की इंसिडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल जो आज गन उठाते हैं इस सरकार के खिलाफ, हमारे ही बच्चे हैं, गलत राह पे हैं लेकिन हमारे बच्चे हैं। जो नंबर ऑफ पीपल टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उनका डेटा सामने क्यों नहीं लाती? उनमें तो 25% इंक्रीज है। नंबर ऑफ ग्रेनेड अटैक्स, आप ग्रेनेड अटैक्स का डेटा सामने क्यों नहीं लाते? उसमें तो इनका इंक्रीज हो गया है। और लास्ट की एक बात कहना चाहती हूँ, बस एक लास्ट की एक बात, जहां तक पीएचडी का डेवलपमेंट की बात आती है, 2011 में जम्मू और कश्मीर के राज्य में 3.5% युवा जो थे वो बेरोजगार थे। आज आंकड़े हैं कि 16% युवा जो है बेरोजगार हैं। इसीलिए हमारी लैंड प्रोटेक्शन और हमारे लिए जॉब प्रोटेक्शन, ये दो चीजें जैसे लद्दाख में बीजेपी ने लॉज की बात कर रही हैं, मैडम आपके पास लूंगा, ठीक है, इसका जवाब मैं याना जी से लूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद शेख इरफान साहब जुड़े हुए हैं जो इस्लाम का एडिटर है और जम्मू कश्मीर में उन्होंने खास काम किया है। 90 की दहाइयों के अंदर उन्होंने जो है वहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी की है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 90 की दहाई से लेकर और अब 2021 में हम यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 28 से 30 साल का वक्त हो गया है। ऐसे में कितना कश्मीर के अंदर तब्दीली आई है? क्योंकि अभी तो फिलहाल हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं कि उससे पहले और बात की, लेकिन उस 90 की दहाई से लेकर अब तक में कितनी तब्दीली आ चुकी है? देखिए 95, 96, 97, ऑलमोस्ट 98, उस दौरान जिस वक्त में मिलिटेंसी कवर करता था, कश्मीर वैली को कवर करता था जी, तो आई यूज्ड टू गो फ्रॉम दिल्ली और वहाँ पे जाने के बाद बिकॉज आई एम डार्क इन कलर, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये डेफिनेटली हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहीं फौज का आदमी ना हो, ये कोई खुफिया विभाग का आदमी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया जी, तो मेरे जो दोस्त थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो ये कहते अरे इंडिया से तुम कब आए? तो मुझे शौक सा लगा कि मैं इंडिया से, तो मैंने कहा क्या कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इससे बड़ा, क्योंकि कश्मीरियत की जब हम बात करते हैं, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, आप किसी से अगर दोस्ती करना चाहते हैं, किसी से आप हाथ मिलाना चाहते हैं, तो आप फिस्ट नहीं दिखाएंगे। आप फिस्ट दिखा करके फिर आप हाथ नहीं मिला सकते। तो खुले दिल से, ये एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 70 years हैव पास्ड, इतना ज्यादा वायलेंस। और एक चीज मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा कि वी हैव आर्मी, फौज है वहां पे, और आर्मी को ट्रेन जो किया जाता है, आर्मी इज ट्रेन टू फाइट एन एनिमी। तो कश्मीर में जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे एनिमी नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियंस। और इसलिए जो लोगों को डिप्यूट किया जाता है कश्मीर में, मेरा ये मानना है कि डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस सेक्रेटरी को और सभी लोगों को, एंड आई बिलीव इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, देयर मस्ट बी अ वेरी स्पेशल मीटिंग। जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब, उन सबको बैठ करके जो ऑपरेट करते हैं वैली में, उनको मेंटली ये बताना है कि ये सब आपके अपने बच्चे हैं, उनके साथ बात करें, डायलॉग करें, और बहुत ही रिमोट, जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो सकता, तब आप
उसका यूज करें, टीयर गैस का, जो रबर बुलेट्स यूज करें, क्योंकि ये जो वायलेंस होता है ना, जब एक इनोसेंट मारा जाता है तो बहुत ज्यादा रिटेलिएशन है, जो फैमिली सफर करता है, तो वो बहुत ही, उसके पास कोई ऑप्शन, वो सोच नहीं पाता, वो माइंड का जो फैकल्टी है काम नहीं करता है, और अल्टीमेटली वो मिलिटेंट्स की बात सुनता है। उसी का फायदा जो बाकी के लोग हैं, जो पड़ोसी मुल्क है, वो उठाना शुरू कर और इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का कोई रास्ता नहीं है कि इट्स बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर जी। आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई पाकिस्तान का या अमेरिका का कोई रोल है, ये हमारे बच्चे हैं। ठीक है सर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम बात करेंगे मिशन कश्मीर को लेकर तो क्या उस बात से आगे की बात बन पाएगी, और जो कश्मीर का मुस्तकबिल इस बात के बाद से क्या होगा। एक ब्रेक के बाद। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है मिशन कश्मीर पर, और इसको जानने के लिए हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर में क्या इस मिशन कश्मीर पर बात बन पाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल मेरा हसनैन मसूदी साहब आपसे ही है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को लेकर अलग अलग लोगों की राय हैं, वो आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो आज पीएचडी की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती है कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी बात होनी जरूरी है? जी मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले मुझे इजाजत दीजिए एक बात करनी कीजिए। 370 का मतलब जो अभी मैडम कह रही थी, 370 का मतलब है जम्मू के रहने वाले के लिए जमीन पर हक, रोजगार पर हक, मिनरल्स पर हक। 370 कोई मुस्लिम स्पेसिफिक इशू नहीं है। दूसरी बात है 370 का मतलब वही हमारे लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए, जो बोडोलैंड का बोडोज के लिए, जो इनर लाइन परमिट का 7 स्टेट्स के साथ है, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का नागालैंड में है। तो बात यह है 370 जमानत देता है हमें रोजगार की, हमें जमानत देता है लैंड राइट्स की, जम्मू वाले को, लद्दाख वाले को और कश्मीर वाले को। ये कोई मुस्लिम स्पेसिफिक इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने मैडम ने कहा कि जो महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान, भाई आप तो बात कर रहे हैं, देखिए ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी आपने सीज फायर किया, उसके बाद जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का, उसमें उन्होंने कहा कि वो स्टेट में वहाँ बैकग्राउंड बातें हुई और मुल्कों ने भी कहा कि हमने भी इसमें मुदाखलत की, और उन्होंने कहा जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो इश्यूज हम एड्रेस करना चाहिए। तो बातचीत तो हो रही है जी, लेकिन सर बात अगर होगी, नहीं सर देखिएगा, बात करने की दो जगह है। बात अगर होगी तो पीओके पर होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कह चुके हैं अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, जम्मू कश्मीर पर बात नहीं होगी।
नहीं, बात यह है कि देखिए ये जो अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, आप जानते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का दोनों ममालिक का जी, तो उसने उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं कहा गया जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। जो बात ये है लेकिन इसका नहीं सर, लेकिन इसका तो हो रही है, इसका बात देखिए, नहीं मेरा कहना ये, लेट मी कंप्लीट, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात का जो पीएम मोदी के साथ मीटिंग हो रही है उसका इससे क्या कनेक्शन है? जी, बात हो रही है और बात होनी भी चाहिए। देखिए इसके इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन है, जो भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वो भी तो मतलब है, बात होनी है। जो भी मुद्दा इस वक्त हम रहे हैं हर एक पर तो बात नहीं, तो वो बात जो होगी सर वो पीओके पर होगी ना, वो जम्मू कश्मीर पर नहीं होगी ना। इसके लिए दायमी अमन न, देखिए जो बातचीत अभी हुई जिसकी वजह से इस वक्त LOC पर अमन है, वो क्या बात हुई? वो नहीं बातचीत हुई। देखिए ये हम खुद को एक खुद फरेबी करते हैं, नेक इन द सैंड एटीट्यूड है। बात होनी चाहिए हर जगह, लेकिन जहां तक कश्मीर के इंटरनल डायमेंशन की बात है वो हमारे सर एक बात बताइए, कितनी बात की जाए, कितनी बात की जाए? अटल जी जाते हैं कारगिल मिलता है सर, अटल जी जाते हैं कारगिल मिलता है, पीएम जाते हैं पठानकोट और हमको पुलवामा मिल जाता है, ऐसे कब तक बात की जाएगी? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, 2 साल पहले सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये जी गुपकार गैंग है, ये जी 2 फैमिलीज है। आज देखिए वक्त ने जो साबित कर दिया, जो वाक़ात हुए उससे ये साबित हुआ कि जो आप नई सियासी सैपलिंग्स लगा रहे थे कोई फायदा नहीं हुआ। ये जी जब तक आप उससे बात नहीं करिए जो रिप्रेजेंट करता है जम्मू कश्मीर को, तब तक बात नहीं बनेगी। आज उन्हीं लोगों को दावत दी जा रही इज्जत के साथ उनको लाया जा रहा है कि आप आके टेबल, और अच्छी बात है ये। तो इसका तो सर आपको इस्तकबाल करना चाहिए ना, इसका तो आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि आपको वजीर आजम मोदी बुला रहे हैं, इसका आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि भाई ठीक है, कम से कम हमसे डायलॉग किया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात है, हम इस्तेमाल करते हैं। हमने कब कहा? लेकिन हम कहते हैं ये एतराफ भी है कि जो 5 अगस्त का था वो मिस एडवेंचर था। हमें अगर लोगों को जोड़ना है, अगर हमें गल्फ कम करना है, हमें बातचीत करनी है। अब अगर महबूबा जी ने कहा कि बातचीत कीजिए तो उसमें गलत क्या है? और बातचीत तो हो रही है। हमें क्या है, देखिए हमारा मकसद क्या, मैंने अभी कहा था आपको नारा की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशन। हमारा एक फेडरल सिस्टम है, हमें कुछ वादे दिए गए थे आईन में, वो हमने छीना नहीं था, वो वादे किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दी थी, हमारा अपना आईन बन गया था। देखिए अगर आपने उसके साथ खिलवाड़ किया तो गैर आईनी तरीके से किया, तो वही बात हो रही है कि आप जोड़िए दिलों को। ठीक है, जोड़ने की बात की जाएगी और यहाँ पर कोई तोड़ने की बात नहीं करेगा। मैं सर आपके पास आऊंगा, याना मीर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी सर मैं आपके पास आऊंगा। सर एक एक करके मैं सबको वक्त दे रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात बिल्कुल रखी जाएगी। मैं अगले सेगमेंट में आपकी भी बात लूंगा। मैं याना मीर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरीके से इफ्रा जान कह रही है कि ये हमारा हक है, हुकूक है, और जो उनसे सवाल, जो उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं कि लगातार जो यहाँ पर आतंकवाद कम हुआ है, दहशतगर्दी कम हुई है जब से आर्टिकल 370 हटा है, उसको लेकर वो बोल रहे हैं कि इसके अलावा और लोगों को भी तो देखिए आप क्या उसके अंदर और इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहले तो इफ्रा, मैं मसूदी साहब और इफ्रा दोनों का जवाब देना चाहती हूँ। इफ्रा पहले तो ये बताएं सबको कि विदाउट इंटरप्टिंग व्हेन आई एम टॉकिंग, ऑफ कोर्स ये मैंने क्लियरली बोल दिया, मिनिस्ट्री डेटा से मैंने अपना डेटा निकाला है, इसने कहां से निकाला। और दूसरा ये क्यों नहीं बताती कि 370 के बाद इन्फिल्ट्रेशंस भी कम हो गए, जो बॉर्डर के उस पार से आते थे वो भी कम हो गए हैं, और सरेंडर्स भी इंक्रीज हो गए हैं। जो हमारे मिलिटेंट, ये जो कह रहे हैं हमारी बच्चे हैं जो मिलिटेंसी में पहले से थे शामिल, इनफैक्ट वो सामने आके आजकल सरेंडर कर रहे हैं। और कितने सारे वीडियोज आ रहे हैं जहां पे वो सरेंडर भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट आर्मी के गले लग रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने हमारे बच्चे को माफ कर दिया, हम और उसको एक नई जिंदगी दी। तो ये भी तो हो रहा है जो वो नहीं बोलती, ये पहले कभी नहीं होता था। और दूसरी बात, मसूदी साहब ने कहा कि इफ्रा ने भी कहा कि 370 वाज आर्किटेक्ट थे वल्लभ भाई पटेल, ये वो। मैं ये उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि 370 एक टेम्पररी अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वाज नॉट मेंट टू बी परमानेंट। और दूसरी बात, मसूदी साहब ने जो बात की, मैं भी मानती हूँ एज अ कश्मीरी दैट वी नीड टू हैव रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन आवर स्टेट, वी नीड टू हैव लैंड राइट्स, डोमिसाइल शुड नॉट बी जस्ट गिवन एवरीबॉडी। ये मतलब जो यहाँ पे खून पसीना सींचा है जिसने 15-20 सालों तक, उनको मिलना चाहिए, बस ऐसे किसी को नहीं। आई ऑल्सो अग्री, बट देन आप ये क्यों नहीं देखते कि लद्दाख में तो जॉब रिजर्वेशन हो गया है। हम कोई जॉब रिजर्वेशन के खिलाफ तो नहीं है, 370 जॉब रिजर्वेशन के खिलाफ तो नहीं। जब लद्दाख में हो गया तो कश्मीर में भी हो सकता है, उसके लिए 370 की क्या जरूरत है। और फाइनली
ये जो कहती है इफरा कहती है कि पीएजीडी को सबने वोट दिया, लेट मी रिमाइंड यू, पीएजीडी एक अलायंस है। वहां की यहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? बीजेपी। तो अगर बीजेपी को बुलाना, अगर सेंटर को, मरकज को बुलाना ही था तो बीजेपी से यूथ लीडर्स को क्यों नहीं बुलाया? मैं भी मानती हूं एज अ कश्मीरी वी नीड अ पार्टी विच इज लोकल पार्टी। जब बंगाल की टीएमसी हो सकती है, जब शिवसेना हो सकती है महाराष्ट्र में, हमारी अपनी भी पार्टी होनी चाहिए लोकल। मगर इन लोगों को क्यों, यूथ को क्यों नहीं? कितने सारे यूथ अपनी जाने, बीजेपी में कितने सारे यूथ लीडर्स हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया बातचीत के लिए? इनको क्यों बुलाया? ओके, मैं आऊंगा आपके पास, याना जी मैं आपके पास आऊंगा। इफ्रा जान, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है हमारा आइन था, हमारा हक था, उसके तहत हमको तमाम सारे तहफ्फुज मिले हुए थे। क्या ये भी तहफ्फुज मिला हुआ था कि वहां पर घोटाले होते चले जाए, भ्रष्टाचार होता चला जाए, सीबीआई वहां पर जांच ना कर सके, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सब मलाई खाते रहे और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते रहे? जी, पहले तो मुझे नहीं पता आपने ये डेटा कहां से लाया है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर पे थी, एनआईए की जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पे थी, सीबीआई की जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर पे थी, इवन व्हेन आर्टिकल 370 उस पे था। तो 370 से आपका कोई भी घोटाला जो है नहीं छुपता था, और 370 हटाए हुए भी सीबीआई कहां से जांच कर सकती थी? सीबीआई जांच नहीं कर पाती थी। जी, अगर ऐसा कोई घोटाला था तो आप मुझे बताइए, आपने कितने सारे एफआईआर किए, आप लोगों ने कितने सारे केसेस दर्ज किए? अभी जम्मू कश्मीर जे.एंड.के बैंक के कितने सारे घोटाले निकलकर सामने आए हैं, जे.एंड.के बैंक की कितनी सारी खबरें आई हैं। नहीं, घोटाले निकल के सामने आए, एक भी तो कन्विक्शन आपके पास नहीं है ना। आपने तो, अगर याद दिलाएं, बीजेपी जो है उसने 2014 में बहुत ज्यादा 2G स्कैम का शोर मचाया था। तो क्या 2G स्कैम को जब सुप्रीम कोर्ट में लिया गया, वहां कुछ नहीं, आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए, आपके पास तो एक भी कन्विक्शन नहीं है। 7 साल से करीबन बीजेपी की सरकार है, कितने कन्विक्शन है लोगों के पास किसी भी मामले में? दूसरी बात, मैं याना जी को यही का डेटा पढ़ा देती हूँ कि 2019 में हमारे पास 157 टेररिस्ट थे, और वही 2020 में 221 हो गए हैं जिनकी मौत हुई थी। तो आप कैसे कह सकती हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ, नंबर ऑफ पीपल जो हमारे बच्चे गन उठा रहे हैं, और बहुत ज्यादा से ज्यादा एक सेकेंड याना जी, मैंने आपको नहीं कहा, नंबर्स उनके इंक्रीज हो रहे हैं। ये बार बार बात करती है कश्मीरियत की। कश्मीरियत जो क्वाइन किया था वो, जी, कश्मीरियत जो वर्ड है वो क्वाइन किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन उसने कश्मीरियत के साथ और 2 वर्ड्स भी जोड़े थे। उन्होंने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। तो कहती हूँ आप कश्मीरियत तो करती है, जमहूरियत का क्या हुआ? आज 2 साल से हमारे पास एक लेजिस्लेटिव, जी, आज 2 साल से जम्मू और कश्मीर के पास एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, यानी हम अपने कानून खुद नहीं बना सकते। नहीं तो उसी की तो तैयारी की जा रही है फरजान, उसी के लिए तो तैयारी की जा रही है ना। अभी जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुलाकात के लिए बुलाया है, तमाम पार्टियों को बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। अपना खुद का आइन जो बताई जा रहा है, या फिर एक तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी की बात कही जा रही है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। शेख इरफान सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी का जो एक अपना एक कहते हैं कि खुद का MLAs होंगे और लोग वहां पर आइंदा से काम करेंगे। हालांकि अभी अर्जी इंतजामिया काम जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों को ये होता है कि भाई ये हमारा लीडर है और हमारी बात ये सुनेगा, तो लोगों के अंदर एक इत्मीनानी आ जाएगी उसके बाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप इलेक्शन प्रोसेस को कब लागू करते हैं, जब पीस होता है। वायलेंस में आप इलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते जी। मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ी गलती है वो, जैसे वहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, ये सब, इनके फादर, दोनों के फादर, ये जितने भी कश्मीर के लीडर्स हैं, दे वर अनेबल टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी पंडित्स एक्सोडस। वो जो निकले वहीं से कश्मीरियत खत्म हुआ। और जब तक वो चीज कोहेसिव नहीं होता, जब तक कश्मीर और हिंदुस्तान दोनों मिलके एक दोस्त की तरह नहीं रह सकते, जब तक अपना नहीं समझते एक दूसरे को, तब तक ग्रोथ हो ही नहीं सकता। रही बात, जब तक एक अंग्रेजी में कहावत है कि एम्प्टी पॉकेट मेक गुड होल्स्टर, जेब खाली होगा तो उसमें पिस्तौल रखना बड़ा आसान है। तो बॉयज मस्ट नीड जॉब्स। जब तक वहां पे कॉर्पोरेट नहीं जाएगा, जब तक वहां का माहौल आप अच्छा नहीं करेंगे, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बाहर से भी लोग नहीं आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं आएंगे। तो जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी, उसीलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले वायलेंस कम हो, वायलेंस कम होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस लागू होगा। ये सारा, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट आवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इनवाइट किया
और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सारे लीडर्स आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट करते हैं वहां के लोगों को। तो ये जो डायलॉग है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि सेंटर का एजेंडा कुछ है, स्टेट का एजेंडा कुछ है, वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा, तो ये इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता। पंजाब मिलिटेंसी हैव बीन सॉल्व्ड, व्हाई नॉट कश्मीर? एग्जैक्टली जी। ये एक और इसके अलावा मैं और भी समझना चाहूंगा आगे आपसे। इफ्रा कुछ कहना चाहती है? इफ्रा, सेकंड्स का एक रिपोर्ट। या इफ्रा जी जी जी, इन्होंने मैं सिर्फ 10 सेकंड्स लूंगी आप लोगों के। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीरी पंडितों को बचाने में नाकाम रही है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं इनको बता देती हूँ कि आप 1989 में देख लीजिए साफ साफ, जब कश्मीरी पंडित पर जून से लेके 1990 तक एक्सोडस हुआ, उस टाइम पे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ गवर्नमेंट उस टाइम डिसमिस हो गई थी। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसमिस करके गवर्नर रूल लागू किया था, और इट वाज प्राइमरीली कैरिड आउट अंडर जगमोहन, जो गवर्नर हमारे थे, जगमोहन जिनका नाम था, उनकी वॉच के अंडर हुआ। तो अगर आपको गवर्नेंस फेलियर के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो आप उस गवर्नर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं गवर्नेंस फेलियर के लिए। और साथ में एक और पॉइंट, जो सेंटर में सरकार थी, अक्सर लोगों को गुमान होता है कि सेंटर में शायद उसकी कांग्रेस की सरकार थी, नहीं, सेंटर में 1989 में वीपी सिंह की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से बनी थी, यानी बीजेपी एंड वीपी वर इन पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप ना तो आईएनसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना तो हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैं समझना चाहूंगा कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। अगर आप बता रहे हैं कि उस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, और आप एल्जिन इंतजामिया का हवाला यहां पर दे रहे हैं, गवर्नर रूल का हवाला दे रही हैं, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। लेकिन हसन मसूदी साहब, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा कि अब अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाए, बात कश्मीर की हो रही है, मिशन कश्मीर की हो रही है, कश्मीर का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं अगर ये बात पॉजिटिव वे में जाती है तो? देखिए, बात एक है कि डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग होना नहीं चाहिए। डायलॉग रिजल्ट ओरिएंटेड, मीनिंगफुल होना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए जी, ताकि जो आप एक्नॉलेज करें कि जमीन पर जो डिफिकल्टीज, आप देखिए क्या बात क्या कही जा रही है, भाई कैसे असेंबली बनेगी, वायलेंस है। जब वापस फिर आते हैं तो दे टर्न बैक विद कि वायलेंस कम हो गई। देखिए 14,000 के करीब बच्चे जो थे, बुजुर्ग थे वो अम्बेडकर नगर, आगरा, तिहाड़ और बाकी जेलों में मुकैद किए गए। अब मुझे उस पर नहीं जाना। जो अभी हमारी मैडम जो कह रही थी, ज़रा इनसे कहिए क्या मणिपुर एक परमिट के बगैर जा सकती है और उस पीरियड से ज़्यादा रह सकती है जो परमिट में लिखा हो? देखिए, ये होती है रीजनल एस्पिरेशंस, और फेडरल सिस्टम में इनको एकोमोडेट किया गया है। हमारा अपना आइन था, और वो आइन सिर्फ कश्मीर का नहीं था, जम्मू का भी, लद्दाख का भी, कोशक बकोला का आइन, वो गिरधारी लाल डोगरा का आइन, और गिरधारी लाल डोगरा ही बेसिक राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने आइन बनाया था। जी, देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन थी मोतीलाल बेगड़ा। ये इस वक्त अब ये पेंट कर रहे हैं जैसे कि एक मुस्लिम इशू है। ये मुस्लिम इशू नहीं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला है। जम्मू के निवासी आजकल 3% वोट ले लिए बीजेपी ने कश्मीर में, कोई बात नहीं, मुझे उस पर नहीं जाना है। जम्मू में भी इनकी साख गिर रही है। वो क्यों? बात यह है कि जब उनके माइनरल मिनरल्स के जो राइट्स हैं उन पर डाका डालने की कोशिश जा रही है, उनके लैंड राइट्स हैं उन पर, उनकी नौकरियां हैं उन पर। बात यह की, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, सारे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए आपने 10,000 किलोमीटर बोडो लैंड दे दिया, और वहाँ आसाम का चीफ मिनिस्टर जमीन नहीं खरीद सकता है, अगरचे वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर अगर वो बूढ़ा ना हो। देखिए, आप हमारे वजीर आजम 7 स्टेट्स में वजीर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। बात यह है कि ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये जम्मू की भी बात है, जम्मू के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है सर, आगे भी इस चर्चा को मैं बढ़ाऊंगा और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, ऑटोनॉमी जम्मू की भी है। ओके सर, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मिशन कश्मीर को लेकर अगर बात बनती है, तमाम सियासी दलों के साथ जो चर्चा है, अगर उसको आगे बढ़ती है, डायलॉग आगे बढ़ाया जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि बात से कोई हल निकलेगा। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिशन कश्मीर को लेकर जो बात होगी उसके बाद कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा। एक ब्रेक के बाद।
इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद तो बात हो रही है मिशन कश्मीर पर, और उसको लेकर अगर बात होगी तो क्या बात से बात बन पाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर इफ्रा जान, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि उस वक्त सीधे तौर पर जो गवर्नर रूल आप बता रही हैं कि वहां पर लग गया था और जिसकी वजह से, ठीक है, शायद हमारा जो राब्ता टूट गया है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ याना मीर जी हैं। याना मीर जी, जो इफ्रा जान ने सवाल उठाए हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं उठा सकते, तो शेख अब्दुल्ला का इसके अंदर उस वक्त क्या रोल था फिर? ये वो कह रही हैं कि सेंटर में तभी वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी 1989 में जब इंसर्जेंसी पीक पे हुई, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इंसर्जेंसी की जो नींव रखी गई थी वो 1987 रिग्ड इलेक्शंस की वजह से हुई थी। तब सेंटर में कौन था? तब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो तब से ये जो बुरे हालात हैं, ये जो एक कड़वाहट थी लोगों के मनों में, ये शुरू हुई थी 1987 से। 1989 में वो पीक पे हो गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी मिलिटेंसी 1987 से या शायद उससे पहले से उन्होंने स्टार्ट किया था मिलिटेंसी एंटर करना। और दूसरी चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, अल सफा जैसे न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे अर्ली 80s में, जो ओपनली लिखते थे, हिजबुल मुजाहिदीन के स्टेटमेंट्स छापते थे, और उन्होंने ये भी बोला था एक टाइम पे कि 24 आवर्स के अंदर हिंदुओं को निकाल दो। अल सफा तो कोई वीपी सिंह का पेपर नहीं था ना, बीजेपी का था। तो इस तरह की वो ये स्टेटमेंट्स करते थे, 24 आवर्स के अंदर सारे हिंदुओं को खाली करो, उनको बोलो कि खाली कर दे कश्मीर की घाटी, इस तरह की चीजें छापा करता था अल सफा। उसको कभी बैन नहीं किया। फाइनली उसको बैन कब किया? 2010 में जब सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ लिखा था अल सफा ने, तब 2010 में जाके इसको बैन किया। तब तक ये सो रहे थे। इन कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि एक मिनट, इसके ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं, इस पे इफ्रा जान से रिएक्शन लेते हैं। इफ्रा जान, अगर आपने याना मीर जी को सुना होगा, मुझे और कंप्लीट मैं आ रहा हूं आपके पास। याना जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। इफ्रा जान से इसके ऊपर कमेंट ले लेते हैं क्योंकि बहुत कम वक्त बच जाएगा, फिर सबकी बारी आनी चाहिए। इफ्रा जान, क्योंकि याना मीर जी कह रही हैं कि उससे पहले किसकी सरकार थी और शेख अब्दुल्ला का इसमें क्या रोल रहा था? जी, इसमें शेख अब्दुल्ला का कोई रोल नहीं रहा था। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जिस टाइम याना मीरचंदानी खुद भी इससे डिसएग्री नहीं करती हैं कि कश्मीरी पंडित जो है प्राइमरीली जगमोहन जी के शासन में निकले हैं, वो तो खुद कहती हैं हाँ वो उनके शासन में निकले हैं, लेकिन मिलिटेंसी पहले शुरू हो गई थी। भाई मिलिटेंसी पहले तो ऑब्वियसली इतने सारे रीजंस की वजह से शुरू हो गई थी, उसका एक रीजन नहीं था। दूसरी बात ये कहती है कि उसे 2010 में बैन कर दिया गया। 2010 में उसे अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने बैन किया था, और उसके बीच तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी थी, वीपी सिंह की भी सरकार थी। वीपी सिंह जी ने बीजेपी के साथ, आप मतलब वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के सपोर्ट के साथ बनी थी, तो बीजेपी ने उसको क्यों नहीं 1989 में ही बैन कर दिया या 2000 में बैन कर दिया? उसके बाद तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वो भी बीजेपी की सरकार लेके आए, उन्होंने उसको नहीं, मिलिटेंसी की शुरुआत की बात हो रही है। प्रॉब्लम हो गई है। इफ्रा बात हो रही है मिलिटेंसी की शुरुआत की, 1987 की बात हो रही है, तो उस वक्त किसकी सरकार थी? मुझे स्कैम्स की भी बात करनी है, प्लीज 10 सेकंड दीजिए, इफ यू डोंट माइंड। ये कह रही है कि किसी को गिल्टी नहीं प्रूव किया गया अभी तक, लेकिन स्कैम्स कितने हुए थे, वो चाहे एनसीओ मुफ्ती की गवर्नमेंट हो, स्कैम्स कितने हुए थे मैं एक के बाद एक आपको गिन के बताती हूँ। रोशनी स्कैम, क्रिकेट, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम, हवाला स्कैम, सोलर पैनल स्कैम, राइस स्कैम, बीपीएल कार्ड स्कैम, और इतने सारे स्कैम्स हुए। आप मुझे बताइए 370 के जाने के बाद एक स्कैम कौन सा हुआ है? बस मुझे इतना बता दीजिए, मैं मान लूंगी कि 370 जवाब दीजिए इफ्रा। जी, 370 के जाने के बाद कोई स्कैम हुआ ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ये सारे स्कैम्स इन्वेंट किए हुए हैं। क्या बीजेपी के पास एक भी स्कैम की कन्विक्शन है जहां पे बीजेपी ये प्रूव कर पाई है किसी भी जुडिशियल इदारे के सामने, किसी भी कोर्ट के सामने? नहीं, ये सिर्फ 2002 में जैसे इन्होंने 2G स्कैम करते रहे, तो क्या पता चला उसमें कुछ नहीं था। दूसरी बात, आपकी पॉकेट में गए, आपकी पॉकेट में गए, आपकी तिजोरी में गए, कहाँ चले गए वो पैसे जो सेंटर दिया? आज तो ट्रांसपेरेंसी है, जो भी सेंटर से 80,000 करोड़ का पैकेज आ रहा है, जनता को पता है कि वो एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। लेकिन जो पहले आता था 370 के हटने से पहले, वो पैसा कहाँ गया? मुझे बता दीजिए, वो सारा पैसा कहाँ गया? हाँ, मुझे ये भी जवाब दे देती हूँ। वो सारा पैसा, आप मुझे एक बात बताइए, जब 2011 में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की रेट देखते हैं, वो 4% थी। अभी वो वही बेरोजगारी 16% थी। तो आप मुझे बता दीजिए याना मीर, आप बोलिए जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? आज हमारे 370 के पहले कौन से डैम्स बने थे? 370 के पहले बता दीजिए। गवर्नमेंट के बगैर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया ये बता दीजिए। जो एयरपोर्ट है, जो रोड्स है, जो भी है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट ने क्या बनाया यहाँ पे बता दीजिए।
देखिए, आप रोड्स की आप यहाँ पे हालत देखिए, आप जम्मू में इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की हालत देखिए, आप यहाँ पे रोड्स की हालत देखिए। मुझे लगता है याना वीर चंदानी ने पैकेज इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद यहाँ पे कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है 1.5 साल से। ये तो 1.5-2 साल से 1.5 साल में हम 70 साल की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये हम मान के चल सकते। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा, मैं शेख इरफान सर से ये भी समझना चाहूंगा कि सर हम अब देखते हैं कि जो कश्मीर का मुस्तकबिल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए 24 जून को तमाम जो पार्टियां हैं वो जाएंगी, मुलाकात करेंगी, बातचीत का दौर होगा, और ये भी हमने समझ लिया है कि जो पीएचडी है उसका एजेंडा क्या है, वो 5 बात उन्होंने रखी है। क्या आपको लगता है कि इन 5 बातों पर ये बात होगी, या फिर जो डिलिमिटेशन है, या फिर जो आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन है, उनको लेकर चर्चा हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर के, सीट्स को लेकर के, क्योंकि सीट्स बढ़ेंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से, वो एरिया के हिसाब से वो सारी चीज़ें होंगी, उस पर बातचीत होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो मांग रही है अपोजिशन की, कांग्रेस की, और ये कहीं ना कहीं इसमें कमेंट्स आते रहे हैं पाकिस्तान से भी, तो जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिवर्ट बैक तो कर नहीं सकते, और ना ही वो करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें उस पर चला जाएगा, बैकफुट पे चला जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इस मूड में है कि वो बैकफुट पे, वो हाँ डायलॉग चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वहाँ के जो मसले हैं जो पिछले 60-70 साल से जो चल रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, बच्चों को कैसे जॉब्स दिया जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे वहाँ पे आए और कॉरपोरेट्स कैसे वहाँ पे जाएं, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और कुल मिलाकर के इसी चीज़ पे फोकस है। और मेरा ये मानना है कि अगर कंस्ट्रक्टिव वाकई जो वहाँ के कश्मीरी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, अगर ऑनेस्टली अगर वो कश्मीर के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, कश्मीर के बच्चों के लिए वाकई काम करना चाहते हैं, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर डायलॉग करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और कश्मीर के इश्यूज को वो रिजॉल्व करेंगे। और अगर वो किसी भी तरीके के जो ऑफ टेंजेंट बात करते हैं, तो ये मान लीजिए वो किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कश्मीरी बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं हसनैन साहब आपसे भी समझना चाहूंगा कि जब हम देखते हैं कि जो अलगाववादी लीडरान थे, उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, और वो यहाँ पर जो नौजवान हैं उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा है, भले ही आप सियासतदान रहे हो, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, जो कश्मीर का नौजवान है, क्या उसको फॉरेन कंट्री में पढ़ने का हक नहीं है? जो एक गरीब बच्चा है, क्या उसको बाहर पढ़ने का हक नहीं है? लेकिन जो सियासतदान है वो सियासत करते करते अपने बच्चों को उन पैसों के जरिए बाहर पढ़ा देते हैं, और यहाँ पर सियासत करते हुए जो नौजवान है उनको भड़काकर, उनको गुमराह करके उनके हाथों में पत्थर थमा देते हैं। देखिए, आप पहले एक बात एग्जामिनेशन कीजिए कि ये यहाँ चाहिए डेवलपमेंट विद डिग्निटी जी। दूसरी बात यह है कि ट्रेड ऑफ्स नहीं हो सकते हैं डेवलपमेंट और एस्पिरेशंस के दरमियान। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या जरूरत थी अभी आपको 10,000 स्क्वायर किलोमीटर बोडोलैंड, क्या वो हिस्सा नहीं था मुल्क का? क्या जरूरत थी आपको जो एस्पिरेशंस एड्रेस करनी नॉर्थ ईस्ट की? देखिए, ये अलग अलग बातें हैं, इनको आप डेवलपमेंट, क्या हम डेवलपमेंट, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो मिस्टर इन्होंने मार्केट करने के लिए 5 अगस्त का किया, हमारा सबसे ऊपर है सारी कंट्री में जी। हम 10 स्टेटस के बाद हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी कब से कम है, स्टारवेशन डेथ 0 है, हमारी कोई सुसाइड नहीं होती है, फॉर्मल सुसाइड। देखिए, हमारी जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो सबसे ज्यादा मुल्क में, इमेंसिपेशन सबसे ज्यादा मुल्क में थी, और मिसट्रूथ करके हमें ऐसे जाहिर किया गया स्टोन, वो इशू नहीं है, इशू है एस्पिरेशंस का। अगर डेवलपमेंट ही इशू होता तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों मुबारकबाद देने जाते हमारे गृह मंत्री उनको कि हमने आपको ILP दे दिया मणिपुर में? क्या जरूरत थी उसने वो बोलने की? बात यह है, देखिए आप एक्नॉलेज कीजिए ये एस्पिरेशंस होती है, और इसी वजह से 1947 में वादा किया गया था, और आईन में वादा किया गया था आपके पास स्टेट लिस्ट नहीं होगा, जो आपने सेंटर को दिया वही सिर्फ सेंटर के पास होगा, बाकी सब आपके पास होगा। लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर नहीं था सर, वो परमानेंटली नहीं था। करने की जरूरत है। आप आइसोलेशन में सिर्फ डेवलपमेंट को ना देखिए, आप आइसोलेशन में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को ना देखिए। अगर सिर्फ वही होते इश्यूज तो नॉर्थ ईस्ट में या बाकी जगहों पर, अभी हिमाचल में आपने दिया लैंड राइट्स पर, अभी आपने तेलंगाना में कर रहे हैं आप लैंड राइट्स पर, आप कह रहे हैं। हसनैन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आप आइन की बात कर रहे हैं, वो जो आइन के अंदर लिखा गया है वो टेम्परेरी के लिए लिखा गया है। जम्मू कश्मीर की
जम्मू कश्मीर की जो वो, और दूसरी बात है 370 नहीं टेम्पररी था, क्योंकि SBI में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ओवर द टाइम इट हैज एस्यूम्ड परमानेंट स्टेटस। और क्यों ये टेम्पररी क्लास में रखा था गया था? फिर 371 भी है, 371 A, B, C, D, J भी है इसी टेम्पररी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। वहाँ क्यों नहीं आप टेम्पररी बोलते हैं? वहाँ क्यों आश्वासन देते हैं नॉर्थ ईस्ट को नहीं है 371 अगर जो टेम्पररी पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये कभी इसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। देखिए ये बातें जो है, ये नेक इन द सैंड जो है, ये छोड़िए ये वाला एटीट्यूड, और आप ऐसी बात ऐसा कीजिए, प्रयास ऐसा कीजिए कि एक लास्टिंग पीस हो, एस्पिरेशंस एड्रेस कीजिए। सिर्फ डेवलपमेंट ही इशू नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही इशू नहीं है, इशू है एस्पिरेशंस भी। ठीक है सर, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा शेख इरफान सर आपसे कि अब अगर क्योंकि बात करने की बात कही जा रही है और आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरीके से हसनैन मसूदी साहब भी कह रहे हैं कि इट वाज नॉट टेम्परेरी, और इसके लिए अलग अलग जो रियासतें हैं उनको उसके हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, चाहे वो बोडोलैंड की बात की जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर को लेकर यही एक लोगों के अंदर जो लीडरान है वो ये मुद्दा उठा सकते हैं? देखिए, विदाउट पीस देयर कैन बी नो डायलॉग, और अगर बाहर से कुछ लोग आते हैं, फोर्सेज आते हैं, उसके साथ अगर वहाँ के लोग जुड़ते हैं तो किसी भी कीमत पे वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जब तक हिंदुस्तान कश्मीर के साथ है, कश्मीर को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। भाई साहब जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, आप आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको सुना जाएगा। अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं होता तो ये लीडर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते ही नहीं, ना उनको इनवाइट किया जाता। ठीक है, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख इरफान साहब आपका शुक्रिया, हसनैन मसूदी साहब आपका शुक्रिया, याना मिर्जा आपका शुक्रिया, इफ्रा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मिशन कश्मीर में जो बात होगी उस बात से क्या आगे पैगाम जाएगा, जम्मू कश्मीर के आवाम को क्या पैगाम जाएगा, मुल्क के आवाम को क्या पैगाम जाएगा, और सबसे अहम बात यह है कि कश्मीरियत को जो पैगाम जाएगा वो सबके मफाद में होना चाहिए। यही बात अगर आगे निकल कर जाएगी तो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सुनहरा नजर आएगा। देखते रहिए जी सलाम।